आई एम रिफ्यूजी इन माय ओन कंट्री सर। अब ऐसे समझ लीजिए कि बस कभी क्यों वो मैन मेड मैसेकर हुआ, क्यों जो है 63 बच्चे क्यों मरे, किस तरह से 10% कमीशन के चक्कर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई और कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। मुझे एक लगता है कि दिक्कत यही है कि पंचिंग बैग चाहिए होता है। डॉक्टर कफील एक पंचिंग बैग बन गए हैं, एक चेहरा बन गए हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा, कई साल पहले गोरखपुर में। गोरखपुर का एक अस्पताल है बीआरडी कॉलेज। वहां से खबर ये आई कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। और फिर एक खबर ये भी आई कि एक डॉक्टर इधर से उधर भाग रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वो हेल्प, मदद मुहैया करा सके। उसके बाद जांच हुई उस मामले में, और जांच में उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन द्वारा उसी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई, जेल तक भेजा गया। वो डॉक्टर इधर से उधर भटकता रहा। वो कानूनी लड़ाई आज तक चल रही, अदालतों के चक्कर आज तक चल रहे। डॉक्टर तो बाहर आ गए, फिर उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि उस अस्पताल में क्या हुआ। और उस किताब के छपने के काफी समय बाद, अभी कुछ दिन पहले, उस किताब के अंश पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है कि वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, या गलत तथ्य दे रहे हैं, या सरकार को बुरी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बीच वो डॉक्टर हाईकोर्ट में अपनी अपील लेकर के भी जा रहा है कि भाई आप मुझे नौकरी में बहाल करिए। इसको लेकर के एक अपील भी चल रही। सही बात क्या है, वो डॉक्टर कहां तक भटके? क्योंकि अब तक अगर आप कानूनी तौर से देखें तो ऐसी कोई स्थिति सामने साफ होकर के नहीं आई है जिसमें कोई सबूत मिल गया हो जो कि यह बताए कि वो डॉक्टर दोषी है, या उस डॉक्टर ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया लोकप्रियता हासिल करने के लिए या सरकार को नीचा दिखाने के लिए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कफील खान की। डॉक्टर खान, द रेड माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम आई कमिंग टू द रेड माइक। आपके एनडीटीवी छोड़ने के बाद आप लोग ने जिस तरह से एक नई शुरुआत की है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। डॉक्टर खान, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी कहाँ हैं आप? क्योंकि आपसे जितनी बार बात हुई है, जब बात हुई है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे कि आ, उस प्रकरण के बाद से आप हमेशा थोड़ा सा अस्त व्यस्त ही रहते हैं। कभी किसी शहर, कभी किसी और शहर, कभी कहीं और, सेटल नहीं हो पाए हैं आप। हाँ। सर, आई एम अ रिफ्यूजी इन माय ओन कंट्री। ऐसे समझ लीजिए कि जब से मथुरा जेल से बाहर आया तो घर वाले थोड़ा बहुत डर गए थे एनएसए के बाद। तो हम लोग जयपुर आ गए, राजस्थान। और तब से बेस यही है, मेरी वाइफ किड्स तो यही है। फिर जो है कभी चेन्नई हूँ, कभी बिहार हूँ, कभी वेस्ट बंगाल हूँ। चल रहा है, जिंदगी कट रही है सर। यस। डॉक्टर खान, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं, इससे पहले का जो प्रकरण है वो, उसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जेल जब आप गए, जेल से जब निकले, लंबा संघर्ष, घर आए, अपने बच्चे से मिले, वो सारी तस्वीरें देखी हैं लोगों ने। और अ, आपके प्रति हमदर्दी भी रखी है लोगों ने, आपको सपोर्ट भी मिला है। ऐसा नहीं है कि इस देश में सपोर्ट नहीं मिला है। मैं नहीं, आपसे बहुत डॉक्टर प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, ये जो अभी 2 दिन पहले आपकी किताब के आधार पर एक जो एफआईआर हुई है लखनऊ में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसके बारे में निश्चित तौर से आपको जानकारी तो मिली गई होगी। जानकारी अभी तक सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से या उन किसी पुलिस के थ्रू तो नहीं मिली है, मीडिया के थ्रू ही मिली है। पेपर में पढ़ के ही ये जानकारी मिली। फिर मेरे एडवोकेट जो लखनऊ में है, उन्होंने एफआईआर निकलवाई, और एफआईआर पढ़ के वो खुद कह रहे थे, मेरे जो वकील साहब हैं, कि कैसी फिल्म सी एफआईआर निकली है कि एक बंदा रात में वो किसी पार्क में जाता है और किसी गुमटी के पीछे रात के अंधेरे में 4-5 लोग कुछ एक किताब पढ़ रहे होते हैं और सरकार के खिलाफ, सरकार को गिराने की साजिश कर रहे होते हैं। तो ये बंदा जो है वो उनको ललकारता है और वो लोग भाग जाते हैं।
अब ये एफआईआर में ये लिखा है कि वो लोग किताब पढ़ रहे थे, लेकिन ये बंदा ये कहता है कि उस इतना अंधेरा था कि वो उन लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाया। अब आप समझ रहे हैं किताब कैसे पढ़ रहा था जब इतनी रोशनी थी, और या फिर जो बंदे उनके चेहरे नहीं पहचान पाए। बहरहाल आगे लिखते हैं कि उस किताब में कोई प्रकाशक का नाम तय नहीं था, कोई लेखक का नाम नहीं था, और उस किताब में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे जो है सरकार को गिराया जा सकता है, सरकार के खिलाफ लिखी गई ये किताब। और दो लोकसभा चुनाव में सरकार को ना दिया जाए उनको, उसके लिए ये सारी साजिशें की जा रही है, एक पर्टिकुलर धर्म में ये किताबें बांटी जा रही हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी डॉक्टर मोमेर ऑन डेडली क्राइसिस जो है, ये पैन मैकमिलन द्वारा दिसंबर 2021 में रिलीज की थी। उसके बाद हमने इसका हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद, तमिल अनुवाद, और करीब करीब 6 लैंग्वेज में आ चुकी है, और अभी भी अमेजन पे अवेलेबल है। कोई भी किताब खरीद सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये छिपी हुई किताब है। जो आईएसबीएन नंबर होता है वो सरकार देती है, और वो किताब की हर किताब पे वो आईएसबीएन नंबर लिखा हुआ रहता है। तो उस किताब पे भी लिखा हुआ है। एफआईआर में आगे लिखा हुआ है कि उसमें लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर ये लिखते हैं कि उस किताब पे कफील खान का नाम लिखा हुआ है। अरे कफील खान तो ही लेखक हैं। और ये किताब पढ़ी गई है, सबने पढ़ी है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ उस बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी से लेके है, और मेरी जिंदगी में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, उसके बारे में सच्चाई है, और प्रूफ के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी लिखी है। अगर आप किताब के लास्ट पन्ने में देखोगे तो करीब करीब 300 रेफरेंस जो कोर्ट के और जो मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के रेफरेंस हैं, वो सारे रेफरेंस दिए गए हैं किताब में। जो भी जो घटनाएं हुई उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह दिया गया है। जितना भी लेटर जो मनीष भंडारी था, जो सप्लायर था ऑक्सीजन का, और किस तरह से जो है बजट का लैप्स हुआ, क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी, कैसे बच्चों की मौत हुई, वो सारी चीजें हैं। और मैं हमेशा इसे कहता हूँ, ये किताब मेरे बारे में नहीं है। ये किताब उन 81 परिवार 63 बच्चों के जो परिवार जो आज भी जस्टिस के लिए भटक रहा है, उसकी उसकी के लिए किताब है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब अजीब सी बात है कि कोई कोई 4 लोगों को बात सुन के और मेरे पास एफआईआर के दे दे, जबकि मैं यूपी कितने दिन हो गया नहीं हूँ, और क्यों की गई है इसका मुझे कोई बहुत अंदाजा नहीं है। पर मुझे लगता है कि जवान मूवी जो अभी आई थी वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब से जवान मूवी आई है एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो गोरखपुर का है, वो मेरे घर के ज्यादा चक्कर लगाने लगा है। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि शाहरुख खान ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए, शाहरुख खान ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए। मैंने, शाहरुख खान ने और एटली जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मिल के सरकार को बदनाम करने के लिए जवान मूवी बनाई। ऐसी कोई बहुत सी रूमर्स हैं। पर मैं आपको सच बता दूं संकेत जी कि मैं आज तक कभी शाहरुख खान से मिला भी नहीं हूँ। और हाँ, मैंने उनको जरूर एक लेटर लिखा है, थैंक यू लेटर लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ किताब की कुछ उन्होंने कुछ चीजें चेंज करके जरूर, लेकिन हमारी कहानी को उसमें दिखाया है। डॉक्टर खान, ये मैं जो मीडिया रिपोर्ट्स जिनका आप हवाला दे रहे हैं, मैं उसी में से एक कोट कर रहा हूं। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम अ लोकल, an FIR has been registered against pediatrician Dr. Kafil Khan and 5 unknown persons in Lucknow's Krishnanagar police station for allegedly inciting the public against the state government through his book. यानी कि आप अपनी किताब के माध्यम से कथित तौर पर आप भड़का रहे थे जनता को राज्य सरकार के खिलाफ, ये एफआईआर कह रही। ऐसा क्या लिख दिया है डॉक्टर खान ने अपनी किताब? डॉक्टर खान ने, मैंने जो किताब में सारी सच्चाई खोल दी है कि क्यों वो मैन मेड मैसेकर हुआ, क्यों जो है 63 बच्चे क्यों मरे, किस तरह से 10% कमीशन के चक्कर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, और कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, वो सबूतों के साथ लिखा है। बाकी सरकार के बैठे हुए लोग थे। मैं तो डायरेक्ट सरकार, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भाई मुख्यमंत्री को क्या पता कि हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है।
तो मैं उन्हें उतना जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन बाकी जो लोग हेल्थ मिनिस्टर थे और हेल्थ सेक्रेटरी थे वो सारे जिम्मेदार थे इसके लिए। तो उसके बारे में ही किताब लिखी हुई है और सच्चाई लिखी हुई है। और मेरा जो 9 महीना जेल मैंने रहा उसके बारे में वो लिखा है, कई पन्ने हैं। और बाकी मैंने जो अपने हेल्थ फॉर ऑल पे काम किया है इसके बारे में है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के खिलाफ और दो लोगों के बीच में, मतलब जो कि जैसे कहा है वैमानस फैलाने के लिए वगैरह वगैरह जो हमेशा से वो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अमेजन से बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, आई थिंक। डॉक्टर खान, किताब में लिखा रहना कुछ और उससे पब्लिक सेंटिमेंट भड़क जाना, ऐसी बात एफआईआर में लिखना, आपको नहीं लगता है कि ये सवाल एक ये भी पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है किताब से तो फिर आप बैन कर दीजिए, ना उसको छपने दीजिए, क्योंकि भाई जो चीज अमेज़न पर खुलेआम उपलब्ध है, जो लोग पढ़ सकते हैं, पैन मैकमिलन जैसी कंपनी अगर उसको छाप रही है आईएसबीएन नंबर के साथ, तो फिर सर किताब तो 10 से ज्यादा लैंग्वेज में, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तमिल, और तेलुगु, मेरे ख्याल 2 साल कन्नड़ा। पहले आई थी किताब, ये नई जी, किताब भी नहीं। दिसंबर 2021 में आई थी। हाँ। जी जी। और 2 साल हो गया, हजारों हजारों किताबें, मतलब उसकी बुक्स बिक चुकी हैं और लोगों तक पहुंच चुकी हैं। और उस किताब को बैंगलोर लिटरेरी फेस्टिवल और मुंबई लिटरेरी फेस्टिवल में शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इतनी अच्छी उनको स्टोरी लगी थी। तो मुझे लगता है कि उस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसी को पसंद नहीं आई, और उनके इशारे पे ये एक तरह से मुझे फिर से प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपने बहुत कुछ झेला है, कई महीने जेल में रहे हैं, बहुत तकलीफ से झेली है। उसमें मैंने कई बार देखा कि अपनी बात कहते कहते आप भावुक भी हो जाते थे। परिवार पर भी क्या बीतती होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब ये प्रकरण दोबारा हुआ, फिर से एफआईआर हुई, और मुझे नहीं मालूम है अब ये क्या कानूनी रूप लेगा, क्योंकि एक एक हाईकोर्ट में मामला तो आपका चल ही रहा है, अभी उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब जब ये एफआईआर की बात पता चली तो परिवार का क्या क्या प्रतिक्रिया थी, कि आदत पड़ गई होगी? न- नहीं, आदत नहीं पड़ गई है, बहुत डर गए हैं, क्योंकि पिछला 1.5-2 साल जब से मथुरा जेल के बाद में, सब 2020 में मैं बाहर आया, उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लगे कि मैं दोबारा से जेल जा सकता हूँ। और पिछले 1.5 साल से तो मैं साउथ इंडिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। तो वो मेरी माँ, खासकर मेरी माँ जो है, जो अब 75 ईयर्स की हो गई, हालांकि वो बहुत मजबूत थी, लेकिन डर गई हैं, डरे हुए हैं। और मेरी वाइफ चूंकि यहाँ अकेले रहती हैं राजस्थान में, वो भी बहुत डरी हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरी जो बच्ची थी, जब मैं पहली बार गोरखपुर जेल गया था तो वो तो 11 महीने की थी, अब वो 7 साल की हो गई है। और वो यूट्यूब खोल लेती है, वो नेट खोल लेती है, वो पढ़ लेती है। तो अब उसको भी समझाना वो मुश्किल हो गया है, तो डर गए हैं इस बार। सब मायूस हैं और डरे हुए हैं, ये इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या उनको ये महसूस होता है कि एक बार फिर से डॉक्टर खान, कफील खान जो हैं, हमारे पिताजी, हमारे पति, एक बार तो जेल जा ही चुके हैं, एक बार नहीं, 3 बार हो कई गया बार है। जा चुके हैं, 3 बार जेल जा चुके हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है, और अब फिर ये एफआईआर, कहीं दोबारा तो जेल में ना डाल दिया जाए। देखिए, आपको बता दूं, एक बार बहराइच में मेरे पर इन्होंने एक एफआईआर की थी, ये कहते हुए कि मैंने जबरदस्ती बच्चों का इलाज करने की कोशिश की, और उस पे भी मुझे 1.5 महीने की जेल हो गई थी। और जब मुझे जो केस जो है कोर्ट के पास पहुंचा, तो जज साहब ने खुद बहुत हैरानी से कहा कि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई केस आया है जिसमें एक डॉक्टर जबरदस्ती किसी का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, फिल्म से ग्राउंड पे चार्जेस तो लगा सकते हैं, और करीब करीब 12 चार्जेस इस बार इस एफआईआर में लगाए हैं, जिसमें मुझे आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो डर तो गए हैं, और हो सकता हो जेल हो भी जाए। ऐसा नहीं है कि वो, उनकी कोशिश होगी कि वो जेल भेज दें, और शायद जेल भेजने के बाद फिर से वो एनएसए और कुछ भी, बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पावर है,
वो तो यूएपीए भी लगा सकती है, कुछ भी लगा सकती है, करके जेल भेज सकती है। तो डर तो है, डर तो है। आदत एकदम नहीं बन गई है, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ थोड़ी चलने लगी थी पिछले 2-3 साल से। हालाँकि बहुत स्मूथ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नौकरी नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए आपको इधर-उधर भटकना तो पड़ता है। लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो समझने लगे हैं, और यस, डर है। डॉक्टर खान, बहुत संक्षिप्त में, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा इतिहास है, कई सालों का है, और बहुत समय भी लग जाएगा, और जख्म कुरेदने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्या, अगर आप एक जरा संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगे, और वो मामला जब अदालतों में गया तो उसमें क्या निकला, अगर थोड़ा देखिए, दो संक्षिप्त में। 2017 से पहले मैं एक जो है मामूली से डॉक्टर था, जो अपने घर में बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारता था, और मेडिकल कॉलेज जाता था और वहाँ बच्चों को पढ़ाता था। वो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई, और एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें सरकार ने मुझे नहीं, आठ आठ डॉक्टरों को मुजरिम बनाया और जेल भेजा। 9 महीने बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्टर कफील के खिलाफ नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट डॉक्टर कफील फॉर मेडिकल निग्लिजेंस, करप्शन उन्होंने कोई नहीं किया है, और जो है उस दिन वो छुट्टी पे थे, ये सारी बातें करके जब मुझे क्लीन चिट मिली, तो एक बहुत अच्छा लगा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो चलो चलो, जो हुआ वो भूल गए, अब आगे बढ़ते हैं, नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। कुछ ही, जैसे मैं अप्रैल 2018 में जेल से बाहर बाहर आया हूँ। जून 2018 में ही मेरे भाई को गोली मार दी गई। वहां गोली मारी गई थी जहां पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। उन 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 हमलावरों का आज तक पता नहीं चला, तो एक बड़ा सेटबैक था पूरी फैमिली के लिए। उसके बाद जो है फिर सितंबर 2000, मतलब 2 महीने के बाद ही, एक और आरोप में ये लगा के कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं जबरदस्ती बच्चों का इलाज कर रहा था, आपने उस पे बताया। फिर से जेल में भी गए, सेकेंड एफआईआर हुई, और उसमें मुझे जेल हुई। और जब वो, उसमें भी जज साहब ने कहा कि भाई, डॉक्टर जबरदस्ती इलाज क्यों करेगा, उसमें भी बाहर आया, बरी हुआ। फिर CANRC आया, जिसमें मैंने अलीगढ़ में एक स्पीच दी थी, जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा ये भड़काऊ भाषण था, और ये दो समुदायों में दंगा फैलाने का वो था, और उस पे मुझे जेल हुई, और उस पे बेल हो गई। बेल होने के बाद मेरे पर फिर जब उस पे बेल जमानत मिल गई, तो सरकार ने मुझ पे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका लगा दी, और उसमें मुझे 8 महीने लगे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉक्टर इस कफील स्पीच वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की एकता और अखंडता के बारे में था, कोई लड़ाई कराने का वो नहीं था। क्योंकि आप स्पीच मेरी सुन सकते हैं, और ना ही हमें, मुझे बचपन से आज तक मेरे माँ बाप ने कभी ये मतलब इंसान में इंसान फर्क नहीं समझाया। तो उससे भी बरी होके बाहर निकला, और ऊपर वाला अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 3 साल से कोई और मुकदमे नहीं हुए इस तरह से। तो चल चल रही थी किताब। आने के बाद कुछ अचानक से ये इंसिडेंट हुआ। नौकरी नहीं दी सरकार ने, हालांकि बता दूं आपको कि 8 डॉक्टर्स जो हमारे साथ जेल गए थे, उसमें से 7 लोगों को नौकरी मिल गई। तब उसके लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया कि मुझे भी नौकरी दी जाए। तो मेरे सस्पेंशन को सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन को, सेकंड सस्पेंशन को स्टे लगा दिया था। 10 नवंबर 2021 को डेट थी। 9 नवंबर 2021 को, वो डेट आने से पहले ही सरकार ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। अगर आप थोड़ी लीगल जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो आप मैं प्ली मैं डालते हो, जी डॉक्टर प्ली खान, डालते हो। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो ये जो मामला है ना आपके हाई कोर्ट वाला नौकरी मामला, का। इस पर, नौकरी वाला, इस पर मैं अलग से एक सवाल पूछूंगा, ओके, क्योंकि ओके, जी, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उस पर जी, विस्तार जी। से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो ये एक बड़ी लंबी लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा, अभी वो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, तो उस पर ये विस्तार से ये बात। अब उसके बाद जो है, ये अचानक से जवान मूवी आ गई, और एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपसेट हो गए। LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, फिर से डॉक्टर कफील कहाँ है, क्या है, और वो पूछताछ होने लगी। अ, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अचानक से ये FIR करके फिर से अरेस्ट करने की साजिश
हो गई है। पर मुझे लगता डॉक्टर है खान, कि इससे भी मैं बाहर आऊंगा, और मैं आऊंगा, बाहर जरूर आऊंगा। मुझे ये जो ऑप्टिमिज्म है आपका, ये अच्छा लगता है। ये जो आपको लगता है अब यही है आपके पास बचा हुआ, नहीं, मैं मायूस ही हो कह रहा जाएंगे हूँ तो फिर। हाँ। कि हाँ, हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपने जैसे कहा ना, बहुत लोगों ने आपके लिए दुआएं की। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ना सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों की इतनी दुआएं मिलती हैं कि ये मुस्कुराहट बनी रहती है। और जो है मैंने एक बात ये जरूर महसूस की है कि अगर आपने कभी गलत नहीं किया है, जब आपने गलत नहीं किया है तो आपको डर नहीं लगता है। मेरी हिम्मत की शायद ये भी एक वजह है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, और मैं अपने हेल्थ पे ही काम करता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूं। डॉक्टर खान, मुझे ये बताइए कि कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आप फोन उठाएं या फिर गुजारिश करें या एक चिट्ठी लिख दें और पूछ दें जितने जो आला अधिकारी हैं या फिर सूबे के जो मुखिया हैं, उनसे पूछ दें कि भाई साहब दिक्कत क्या है, आइए बात कर लेते हैं, मुझसे क्या परेशानी है आपको। सूबे के मुखिया से मेरी माँ ने खुद जाके मुलाकात की थी, और मेरी वाइफ 2 बार जा चुकी हैं, मुख्यमंत्री से मिल के आई हैं, और हर बार उनका यही जवाब होता है कि न्याय मिलेगा। और पर वो न्याय नहीं मिलता है। मुझे एक लगता है कि दिक्कत यही है कि पंचिंग बैग चाहिए होता है। डॉक्टर कफील एक पंचिंग बैग बन गए हैं, एक चेहरा बन गए हैं कि देखो, हम जो हैं ठेले वालों, रिक्शे वालों और बाकी छोटे मोटे लोगों को नहीं दबाते हैं, उनके घर उनको परेशान नहीं करते हैं। एक डॉक्टर को जो बच्चों को बचा भी सकता है, उसको भी परेशान कर सकते हैं। और जो भी वजह हो, वो तो उनके अंदर मन की बात है, आपको शायद ये क्वेश्चन उनसे पूछना होगा। मैं तो अब तो यूपी बार से बाहर आ गया हूँ, मेरा तो कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अब क्यों इस तरह से करते हैं, इसका जवाब वो बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर वही दे पाएंगे। अब आते हैं आपकी नौकरी पर। लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने ट्यूसडे को ये कहा कि वो कार्रवाई पर आगे प्रोसीड कर जाएगी। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूं, इसमें लिखा है, इट विल प्रोसीड टू हियर एंड डिसाइड द प्ली ऑफ डॉक्टर कफील खान चैलेंजिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज आफ्टर द बीआरडी मेडिकल कॉलेज केस इन सेकेंड वीक of January, even if a counter affidavit is not filed by the state government in the state। मतलब वो अपनी कार्रवाई पर आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक राहत की उम्मीद आपको है, क्योंकि बेंच जो है वो राज्य सरकार को आगाह कर रहा है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करिए अगर आपको करना है। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 2 साल हो गए इस प्लिया को मैंने फाइल किए हुए। अब आपने मुझसे कहा था कि इस पूरे लड़ाई को थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश हाँ, करूंगा। अब आप बताइए। हाँ। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी अगस्त 2017 में हुई थी, और 22 अगस्त 2017 में मुझे मेरी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इन्होंने मेडिकल निग्लिजेंस किया है, इन्होंने करप्शन किया है, और इन्होंने जो है इनकी वजह से बच्चे मरे। तो इस बात पे सस्पेंड कर दिया गया था, और 9 महीने जेल हुई। जब जेल से बाहर आया तो उस एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिस कमेटी को ये जांच करनी थी कि डॉक्टर कफील निर्दोषी हैं कि नहीं है। हाई कोर्ट ने तो मुझे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, जिसमें वो उस बात को रखना था। उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट 2019 सितंबर में आई, जिसमें मुझे 4 चार्जेस में से 2 चार्जेस में से बरी कर दिया गया। यानी मैंने कोई करप्शन नहीं किया था, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था। हाँ, कमेटी ने ये माना कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, लेकिन 8 अगस्त 2016 से पहले मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। तो उससे पहले मैं क्या करता था, इससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। बहरहाल, इस कमेटी को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने एक और इंक्वायरी कमेटी बिठा दी कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। और एक बार मुझे दोबारा सस्पेंड कर दिया कि इन्होंने बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके जबरदस्ती बच्चों का इलाज करने, फोर्सिबली ट्राई टू ट्रीट चिल्ड्रंस एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच, इस बात पे दोबारा सस्पेंड कर गया। इन दोनों मामलों को लेके मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, और उस वक्त मुझे सस्पेंशन जो अलाउंस मिलता है वो भी नहीं मिलता था।
इन मामलों को लेके मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 3 महीने का टाइम दिया था कि विद इन 3 months यू टेल मी व्हाई यू हैव सस्पेंडेड डॉक्टर कफील। और ये सब आपको मैं सितंबर 2019 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने वहां प्ली डाली थी, लेकिन उसके बाद ये CANRC का केस हो गया और लॉकडाउन हो गया और मैं जेल चला गया, तो वो प्ली ऐसी की ऐसी रह गई। फिर मैं जब जेल से बाहर आया तो मैंने उस प्ली को परसू किया, और सरकार उस पर भी टाल मटोल करती रही। और दूसरी जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई और उसमें भी क्लीन चिट मुझे मिल गई, तब जो है कोर्ट ने मेरे सेकंड सस्पेंशन को सितंबर 2021 में स्टे लगा दिया। अब जब आपके सस्पेंशन पे स्टे लग जाता है तो आपको नौकरी अपने आप मिल जाती है, यानी कि आपकी बहाली हो गई। कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, तो सरकार के पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने मुझे अचानक से ही टर्मिनेट कर दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया। टर्मिनेशन ऑर्डर आपके पास देखिए, ये इतना मोटा पन्ने का टर्मिनेशन ऑर्डर है करीब करीब। और इस टर्मिनेशन ऑर्डर में इन्होंने हर चीज मानी है कि यह डॉक्टर कफील 10 अगस्त 2017 को छुट्टी पे थे। डॉक्टर कफील ने इतने सिलेंडर्स ला के बच्चों को बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया। डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया। डॉक्टर कफील जो है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उस टर्मिनेशन ऑर्डर में भी। लेकिन और फिर भी टर्मिनेट कर दिया। ये कहते हुए टर्मिनेट कर दिया कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे 2016 से पहले। 2016 से पहले, घटना 2017 में हुई है, ये आप नोट रखिएगा। और उन्होंने कहा कि टर्मिनेशन जो है क्लॉज 3(1) में कर रहे हैं, जिसमें ये अगर दोबारा एप्लीकेशन देंगे और ये दोबारा यूपीएससी से क्लियर होंगे तो ये योग्य हैं, इनको नौकरी दी जा सकती है। ये मेरे लिए फेवरेबल था, तो मुझे लगा कि नौकरी मिल जाएगी। तो मैं कुछ दिनों तक तो सरकार के चक्कर काटता रहा, मतलब डायरेक्टर जो लखनऊ में उनके ऑफिस हैं, पर उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। तो मैं जनवरी 2022 में लखनऊ हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन अपने टर्मिनेशन के खिलाफ डाली थी। उत्तर प्रदेश सरकार को 3 फरवरी 2022 में, 3 फरवरी की बात कर रहा हूं, 3 फरवरी 2022 में यही सेम जस्टिस रंजन रॉय थे। इन्होंने सरकार को 6 हफ्ते के अंदर ये बताने के लिए कहा कि क्यों आपने डॉक्टर कफील को टर्मिनेट किया है। विद इन 6 मंथ आप मुझे ये रिप्लाई दीजिए। सरकार ने 6 हफ्ते के बजाय, 6 महीने के बजाय, 1 साल के बजाय 20 महीने लगा दिए, करीब करीब 2 साल लगा दिए। 3 फरवरी से लेके अब दिसंबर आ गया। और ये कोर्ट में, अब मुझे नहीं मान कोइंसिडेंट था कि क्या था, कि जिस जज साहब ने ये ऑर्डर किया था उनके पास से वो फाइल हटके दूसरे जजों के पास होती रही और उन लोगों ने कोई फैसले नहीं लिए। इत्तेफाक से 4 दिसंबर को जब ये फाइल दोबारा जस्टिस रंजन रॉय के पास आई और मेरे वकील ने ये बात उनके सामने उनको याद दिलाई कि सर आपने 6 हफ्ते में जवाब मांगा था, आज 20 महीने हो गए हैं, जवाब नहीं है, और डॉक्टर को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो कहाँ से जाएगा उसको। उस पे जस्टिस रॉय जो है थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने सरकारी वकील को बुला के उन्होंने कहा कि आपको अगर दिन नहीं दे पाएंगे जवाब 6 हफ्ते के अंदर, तो जो भी डॉक्टर कफील ने प्ली दी है उसको मैं सही मान के उस पे हम प्रोसीडिंग आगे बढ़ा देंगे। तो आप सही कह रहे हैं, एक अच्छी राहत है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी में मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी इज्जत के साथ। चलिए, ये जो उम्मीद आप दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हेल्थ फॉर ऑल के दौरान मुझे याद है आपकी हमारी बातचीत भी हुई थी। लंबी बात हुई थी। यस दिया था, यस यस। बहुत लंबी बातचीत हुई थी। आपको उम्मीद है कि कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी और उसके बाद सर संकेत सर, कोर्ट ने ही मुझे राहत दी है, देर से ही सही। मतलब कभी कभी 9 महीने लग गए, कभी 8 महीने लग गए, तो कोर्ट ने, लेकिन मुझे राहत कोर्ट ने हमेशा से दी है। और मुझे अपनी जुडिशरी पे हमेशा से भरोसा रहा है कि मुझे मेरा हक मुझे मिलेगा। वापस गोरखपुर आकर के रहना चाहेंगे?
गोरखपुर पैदा हुआ हूँ, गोरखपुर की जमीन मतलब मेरी अम्मी जान तो सोचिए हम जयपुर आ गए, लेकिन मेरी अम्मी जान अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हैं, हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मौका मिलेगा, मतलब नौकरी मिली तो कहीं भी सरकार हो सकता हो गोरखपुर ना पोस्ट करे, वो कहीं और पोस्ट कर दे। मैं तो मिडिल कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो गोरखपुर यूपी में किसी भी मिडिल कॉलेज में वो पोस्ट कर सकती है। तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा नौकरी के लिए तो हर, लेकिन हाँ गोरखपुर मेरी बर्थ प्लेस है, उसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। चलिए डॉक्टर कफील खान, उम्मीद करते हैं कि आपको कोर्ट से राहत मिले, और अगर सरकार के पास आपके खिलाफ कुछ है तो वो अदालत में उसको पेश किया जाए, ताकि अदालत इस चीज का निर्णय करे। और जैसे कि आपने बताया, अदालत ने हर बार जो निर्णय दिया वो आपके पक्ष में ही गया, तो ये एक राहत की बात हुई। तो अब ये देखना देखिए ही होगा सरकार कि के पास अगर कुछ होता तो वो 2 साल तक टाल मटोल नहीं करती। सरकार के पास कुछ है नहीं। हाँ वो कुछ कुछ नया फैब्रिकेट करके, जैसे वो हर बार करते हैं, वो बना के ले आए और वो उस चीज को थोड़ा लेंदी कर दें, कुछ और टाइम लग जाए, तो नहीं कहा जाता, कहा जा सकता। लेकिन मुझे पता है सरकार के पास जवाब कोई देने का नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल साहब थे उनको नौकरी मिल गई, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको नौकरी मिल गई, जो ऑक्सीजन इंचार्ज थे उनको नौकरी मिल गई, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। लेकिन मैं जो सबसे जूनियर डॉक्टर था, मैं अपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 150 डॉक्टर थे और मैं सबसे जूनियर कंसल्टेंट था। मैंने 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 10 अगस्त 2017 को ये घटना हुई थी, 1 साल पहले ज्वाइन किया था, उसको नौकरी नहीं दी और उसको ही मेन कल्प्रिट बना दिया। आपको नहीं लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने तो किताब नहीं लिखी? प्रिंसिपल साहब जो हैं वो तो फिल्म में उनके बारे में बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल साहब जो हैं वो इस बात को मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं, या और बाकी लोग, लेकिन डॉक्टर कफील खान बोल रहे हैं। ये एकदम है, ये तो मेरी फैमिली, मेरी अम्मी जान भी कहती हैं बेटा बस करो, बंद करो, बोलना बंद करो। और मेरी वाइफ भी कहती हैं इस बात को। और शायद बहुत से लोग समझते होंगे कि मैं बोलता हूँ इस वजह से होता है, लेकिन संकेत जी, मुझे याद है कि जब ये घटना हुई थी तो मैं वहां पे था, मैंने बच्चों को मरते हुए अपने सामने देखा है। और वो कोई मतलब 1 दिन का बच्चा था, कोई 2 दिन का बच्चा था, कोई 3, और माए किसी को 13 साल बाद बच्चा हुआ था, कोई 4 लड़कियों के बीच में 1 लड़का था, कोई 4 लड़कों के बीच में 1 लड़की थी। मतलब वो एक त्रासदी थी और मैंने अपने आंखों के सामने 56 घंटे ऑक्सीजन नहीं थे, मरते हुए देखा था। और मुझे लगता है कि वो बच्चे मरने नहीं चाहिए थे। इट इज अ मैन मेड मैसेकर, तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। और मैं, मेरा ये जिंदगी का ये है, एम है कि जब तक उनको, जैसे मेरा हेल्थ फॉर ऑल मेरे दिल को लगा हुआ है, वैसे ही मेरा एक ये है कि जब तक उन परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी चुप हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊंगा, शायद मैं फिर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर खान, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जैसे इंटरव्यू की शुरुआत में आपने बोला था, आई एम अ रेफ्यूजी इन माय ओन कंट्री, ऐसी नौबत ना आए और ऐसा आपको ना कहना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू आई डॉक्टर कैन लीव खान, नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।